गुड मॉर्निंग एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग? आई होप अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने इसके जैसे हमने सेक्शन वाइज पढ़े थे कि पार्ट नंबर 1 से लेके पार्ट 15 तक मैंने कवर कराए थे। हर क्वेश्चंस में मतलब 4 से 5 मिनट की वीडियो मैंने वहाँ पे बनाई थी। तो आज एक ये मैराथन वीडियो होगी और मैं इसको एक ही वीडियो में आपको प्रोवाइड कराऊंगा। जो क्वेश्चंस मैं आपको बताऊंगा तो वो आपको थोड़ा अच्छी तरीके से प्रैक्टिस कर लेना है। और दूसरी बात दोस्तों, जो क्वेश्चन मैं एक्स्ट्रा भी बताऊंगा आपके लिए कि ये क्वेश्चन आपको करना है, तो वो आपको थोड़ा-सा उस पे नोटिस कर लेना और इस पे गूगल सर्च करके एक बार ट्राई कर लेना ताकि वो क्वेश्चन आपका स्ट्रॉन्ग हो जाए, ठीक है? तो यहाँ पे टीजीटी, पीजीटी बहुत बिंदास क्वेश्चन होने वाला है, वो प्रैक्टिस सेट होने वाला है ये। अब देखिए मैं इसमें आपको बता देता हूँ, लगभग 35 से 40 मिनट की ये वीडियो होगी, थोड़ा फास्ट ही पढ़ाऊँगा। हालाँकि मैंने इसको सेक्शन वाइज़ 1 से लेके 15 पार्ट तक मैंने इसको पढ़ा दिया है दोस्तों। तो ये मैराथन वीडियो होगी, मैं कोशिश करूँगा 35 से 40 मिनट में इस पार्ट को खत्म करने की, ठीक है? और दोस्तों इसमें कम से कम 200 से लेकर लगभग 250 के आसपास क्वेश्चंस हो जाएंगे, ठीक है? लेकिन ये इतना फास्ट पढ़ाऊंगा कि आप तुम्हारा खुद आइडिया लगा लीजिए कि 35 से 40 मिनट में मुझे ये वीडियो खत्म करनी है। रात के बज रहे हैं लगभग 2, तो मुझे लगभग 2:30 बजे तक या मैक्सिमम 2:40 तक ये वीडियो समाप्त करनी है, ठीक है? और एक-एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होगा आपके लिए, क्योंकि अगर आप मैराथन वीडियो ही चाहते हैं तो मुझे प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट ज़रूर करें। लेकिन अभी मैं तुम्हें पता है इसका रीज़न क्यों होता है कि मैं लॉन्ग वीडियोज़ नहीं बनाना नहीं चाहता था, क्योंकि इस पे व्यूज़ थोड़े कम आते हैं, क्योंकि जब तक पब्लिक को एक बिलीव नहीं होता है कि कौन टीचर कैसा पढ़ा रहा है, तो इसलिए थोड़ा आसान होता है, ठीक है? वो थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। तो अब चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए दोस्तों, टीजीटी और पीजीटी दोनों के क्वेश्चन मिलेंगे इसमें, आपको ये ध्यान रखना है, ठीक है? तो पहला क्वेश्चन इसमें पीजीटी का आ गया तो कोई दिक्कत नहीं है, टीजीटी वाले पीजीटी को स्किप कर सकते हैं, जो ओनली टीजीटी की तैयारी कर रहे हैं। जो टीजीटी पीजीटी की कर रहे हैं ना, दोनों के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और वाकई में मजा आ जाएगा, शायद यूट्यूब पे कोई टीचर इतना डिटेल में पढ़ा रहा हो, ठीक है? चलिए स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों सबसे पहला क्वेश्चन है, एक लाइंस दी गई है, पूछा गया है कि ये लाइंस किस राइटर की हैं। तो सबसे पहला क्वेश्चन ये है कि आई मेट ए ट्रेवलर फ्रॉम एन एंटिक। एंटिक का अर्थ मैंने आपको बताया भी था, पहले ही बताया था। मैं एक बार कलर चेक कर लेता हूँ। मतलब ये रेड कलर है ना, तो पेन का रेड कलर थोड़ा चेंज कर लेता हूँ मैं शायद ग्रीन ले लूँ, बेहतर रहेगा, ठीक है? हाँ, ये सही रहेगा। तो दोस्तों एंटिक का अर्थ होता है ओल्ड, है ना? ऑब्सोलीट बोल सकते हैं इसके लिए हम। तो वो भी मैं अपने चैनल पे करा रहा हूँ, उसको देख सकते हैं आप। लैंड हूफ साइड टू वास्ट एंड ट्रंकलेस लेग्स ऑफ स्टोन। क्लियर है भाई? तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, तो ये जो लाइंस है ये पीबी शैली की लाइंस है, ठीक है? पीबी शैली की, तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। और ये पीबी के शैली एक वर्क है ओजी मैंडियस, ओ जेड है यहाँ पे, ये ओजी मैंडियस, ठीक है? ये एक वर्क था पीबी शैली का, इस वर्क से ये लाइन ली गई है, जो रिटन हुआ है 1817 में, ठीक है? और दोस्तों ये एक जेनर पूछा है इसका, तो ये एक सोनेट है। सोनेट क्या होता है दोस्तों? जनरली जो 14 लाइन की एक कविता होती है, यानी कि 14 लाइन्स की जो पोएम्स होती है, उसे हम क्या कहते हैं? सोनेट्स कहते हैं। नेक्स्ट इंपोर्टेंट पॉइंट्स आपके ये बन जाएंगे कि 1792 में इनका जन्म हुआ और 1822 में इनकी डेथ हुई। कीट्स का जन्म की बात करें दोस्तों, तो कीट्स का जन्म 1795 में हुआ, 1821 में इनकी डेथ हुई। नेक्स्ट बन जाएगा इनका मैथ्यू आर्नोल्ड का जन्म 1822 में हुआ, 1888 में इनकी डेथ हुई। और बात करें दोस्तों विलियम वर्ड्सवर्थ की, तो इनका जन्म 1770 में हुआ, 1850 में इनकी डेथ हुई, ठीक है? सैली की डेथ किस तरीके से हुई थी? ड्राउनिंग यानी कि डूब के हुई थी। ये एक जगह से आ रहे थे, कहीं से वापस आ रहे थे, तो वहां से ये एक नाव नाव से आ रहे थे, नाव का नाम पूछा जाता था, एरियल नाव था इनका नाम। नाव का नाम था एरियल, एरियल, ठीक है? वहां से आ रहे थे, एरियल नाव से आ रहे थे ये। तो ये इनकी जो नाव है किसी गुल्फ ऑफ स्पेजिया नाम का ऐसे कुछ उसमें टकरा जाती है और उसमें वहां पे डूब के वो इनकी डेथ हो जाती है, ठीक है? कीट्स की डेथ होती है कंजम्पशन नाम की बीमारी, यानी कि इनको ट्यूबरक्लोसिस हो जाता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है? जिसे दूसरा नाम इनका कंजम्पशन कहते हैं हम, कंजम्पशन। ये पूछा गया क्वेश्चन है इसलिए बता रहा हूँ, ठीक है दोस्तों? ये जो क्वेश्चन बता रहा हूँ मैं, पूछा गया है, ठीक है? ध्यान रखता है। अर्नोल्ड की जन्म जो वो अर्नोल्ड की जो डेथ हुई शायद हार्ट फेल के कारण हुई है, यानी कि हार्ट फेल। थोड़ा सा मुझे इसमें डाउट रहता है, मैं शायद इसको भूल गया हूँ, तो एक बार इस क्वेश्चन को देख लेना, हार्ट फेल के कारण हुई, ठीक है? और जो बर्सवर्थ की जो डेथ हुई है वो प्लूजरी नाम की एक बीमारी थी। इनको जो फेफड़ों में जो भर जाता है, पानी भर जाता है, उससे इनकी डेथ हुई है। और इनकी ये भी पूछा जाता है दोस्तों कि कितनी एज में इनकी डेथ हुई है ना? तो इस चीज का भी ध्यान रखना है। दो क्वेश्चन देखिए आपके यहाँ से इंपोर्टेंट ये बनेंगे। क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है एग्जामिनर आपसे, और पूछे भी जा रहे हैं आज के समय में क्वेश्चन, कि किस राइटर की डेथ किस एज में हुई है? तो इनकी 80 साल में हुई है, ठीक है? अब ये कैसे हुई है, ये तो मुझे याद था, मैंने इसलिए बता दिया।
नहीं तो आपको इनको डेट ऑफ बर्थ और इनके जो डेथ ऑफ बर्थ है वो आपको याद होना चाहिए। 1850 में से 1870 घटाएंगे तो 80 वर्ष की निकल के आएंगे दोस्तों। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अनरोल्ड की किस एज में हुई है तो आपको ये ध्यान रखना है कि इनकी डेट ऑफ बर्थ में से इसमें से इसको इनको डेट ऑफ बर्थ को घटा देंगे, ऐसी इनकी तो लगभग किड्स की पूछी आती है तो ये लगभग 25 वर्ष आपको करेक्ट आंसर पे जाना है। ठीक है, ऑप्शन में 26 भी मिलेगा 25 भी मिलेगा तो आपको 25 पे जाना है, बस ये पूछा गया है क्वेश्चन, अच्छा इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। और दूसरा नेक्स्ट क्वेश्चन ये बन जाएगा आपके लिए, सैली की डेथ मैंने आपको बता दी है। अब देखिए एग्जामिनर यहाँ से क्वेश्चन ऐसे भी पूछ सकता है, मैं एक बार जरा इसको इरेज कर देता हूँ थोड़ा सा, एक ही पार्ट में इतना क्वेश्चन हो रहा है तो अभी ध्यान रखना है, थोड़ा सा अच्छी तरीके से ही पढ़ाऊंगा ताकि आपका एक बेहतर रिवीजन हो जाए, चाहे वीडियो लॉन्ग हो जाए मेरे लिए कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है दोस्तों, अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से ये भी पूछ सकता है, ऐसे क्वेश्चन पूछे गए हैं इसलिए बताया जा रहा है आपको कि इनमें से सबसे पहला जन्म किसका हुआ है। ठीक है, क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जा सकता है। यहाँ पे तो डेट ऑफ बर्थ लिखी है तो आप बता ही देंगे देख के किसका जन्म पहला हुआ है। ठीक है, लेकिन सबसे पहले असेंडिंग ऑर्डर डिसेंडिंग ऑर्डर ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है, तो बहुत बार पूछे गए हैं, लेकिन जब तक आपको इनकी डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होगी या डेट ऑफ बर्थ याद नहीं होगी तो तब तक आप उसको एलिमिनेट नहीं कर सकते। देखिए 1792 में इनका जन्म हुआ, इनका 95 में हुआ, तो इनका पहले हुआ है, अभी पीवी सैली का नहीं, इनका बाद में हुआ है। इनका 1822 में तो बहुत बाद में हुआ है, इनका 1770 में हो गया है। तो सबसे पहले जन्म किसको हुआ है, वर्ड्सवर्थ का हुआ है, फिर 1700 इनका सैली का हुआ है, फिर उसके बाद इनका हुआ है। ठीक है, किड्स का, फिर किसका हुआ है, 1822 में इनका हुआ है। तो यानी ये क्वेश्चन ऐसे भी पूछे जाएंगे दोस्तों, ये भी ध्यान रखना है आपको। ठीक है, और इसमें नेक्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बता दूं, जैसे कि एक पीबी सैली हैं और जॉन कीट्स हैं और विलियम वर्ड्सवर्थ हैं, ये तीनों राइटर रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज, रोमांटिक एज के राइटर हैं, ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि कौन सा राइटर कौन सी एज से बिलोंग करता है। ठीक है, ये रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है, सब तो 1798 से लेकर 1837 तक। ठीक है, 1798 से 1837 तक का जो टाइम पीरियड है वो रोमांटिक एज है। रोमांटिक एज को हम एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं दोस्तों, एज ऑफ वर्ड्सवर्थ भी कहते हैं, ये भी याद रखना है आपको। और एक राइटर और रहेगा इसमें, मैथ्यू अर्नोल्ड, ये विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं दोस्तों, किससे करते हैं, विक्टोरियन एज से बिलोंग करते हैं। विक्टोरियन एज का टाइम पूछा जा सकता है आपसे, टाइम पीरियड, तो इनका टाइम पीरियड होता है 1837 से लेकर 1901। ठीक है, ये ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको ये याद रखना है दोस्तों। ठीक है भाई, तो इस तरीके से पढ़ेंगे आप तो वाकई में गजब का मजा आ जाएगा दोस्तों। क्लियर है, कहीं कोई क्वेश्चन में अगर बाई चांस मैं कोशिश करूंगा कि किसी प्रकार का एरर नहीं आए, लेकिन कहीं गलती हो जाती है तो उस चीज को एक बार कमेंट जरूर कर देना, ताकि मैं उसको ऑप्शन कमेंट में ही आपको मेंशन कर दूंगा, अगर कहीं जैसे कोई गलती होती है वीडियो में, वैसे कोशिश करूंगा कि किसी प्रकार का इश्यू नहीं आए। ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों, उस क्वेश्चन में जैसे सोनेट्स का जिक्र आया था, तो सोनेट्स के बारे में मैंने यहाँ पे डिटेल में थोड़ा बताने की कोशिश करी है, और जो सोनेट्स का क्वेश्चन बनेगा तो इसी पॉइंट से बन जाएगा। सोनेट जो है ना, ये सोनेट जो है ये ड्राइव की गई है इटालियन वर्ड से। क्वेश्चन ये पूछा था कि किस वर्ड से ड्राइव की गई है, इटालियन, आपको ये याद रखना है। फिर पूछा जा सकता है कि इटालियन वर्ड वो है क्या, तो सोनेटो है। फिर तीसरा क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है आपका कि इसका मीनिंग क्या होता है, तो इसका मीनिंग होता है दोस्तों ए लिटिल साउंड। क्या होता है इसका मीनिंग, ए लिटिल साउंड। ठीक है, जनरली एक 14 लाइन की कविता होती है, मैंने आपको बताया जनरली क्या होती है, 40 लाइन्स की एक पोएम होती है, और ये 3 प्रकार की सोनेट्स होती हैं। ऐसा क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा वैसे कितनी प्रकार की होती है, लेकिन 3 प्रकार की ध्यान रखना है आपको। पेट्रार्कन सोनेट्स होती है, ठीक है भाई, पेट्रार्कन सोनेट्स को हम इटालियन सोनेट्स भी कहते हैं, ये आल्सो नोन एज वाली, ये ध्यान रख लेना है कि इसको आल्सो नोन एज, इसको और किस नाम से जाना जाता है, तो इटालियन सोनेट्स कहते हैं। ये क्या होती है अभी डिटेल में एनालाइज आगे पार्ट में मैंने कराऊंगा, अभी इसको बस थोड़ा देख लेना है। फिर दूसरी जो हमारी सोनेट्स है वो है स्पेन सेरियन सोनेट्स, और इसे हम लिंकिंग सोनेट्स भी कहते हैं। ठीक है, इसका राइमिंग स्कीम क्या होता है, यहाँ से क्वेश्चन बनेगा इस बार, क्योंकि पिछली बार 2021 में क्वेश्चन बना था हमारा द इंग्लिश सोनेट से, यानी कि ये जो तीनों नाम इसी के हैं, इससे क्वेश्चन बना था पिछली बार। ठीक है, पीजीटी 2021 में दोस्तों, पीजीटी मैंने दिया था 2021 वाला क्वेश्चन पेपर जो हुआ था, उसमें सोनेट से क्वेश्चन पूछा गया था, इसकी राइमिंग स्कीम वगैरह पूछी गई थी। ठीक है, तो हो सकता है कि इस बार शायद स्पेन सेरियन से पूछे आए या पैटर्न से पूछे आए, तो इन दोनों तीनों को अच्छी तरीके से याद कर लेना है। तो ये है नेक्स्ट हमारी तीसरी सोनेट्स, शेक्सपियरियन सोनेट्स, जिसे हम कहते हैं द इंग्लिश सोनेट्स, फिर या इसे हम कहते हैं एलिजाबेथन सोनेट्स। क्लियर है दोस्तों, ये ध्यान रखना है। अब मैं थोड़ा स्पीड अपनी बढ़ानी स्टार्ट कर रहा हूँ।
देखिए दोस्तों, पेट्रार्कन सोनेट्स के बारे में समझाया कि पहले जो पेट्रार्कन सोनेट्स है ये दो पार्ट से मिलकर बनी होती है। एक तो होता है ऑक्टेव, जिसे हम 8 लाइंस कहते हैं, 8 लाइंस की जो पोएम होती है इसे ऑक्टेव कहते हैं। एक होता है सेस्टेट, सेस्टेट का मतलब 6 लाइंस। 8 को और 6 को जोड़ेंगे तो हमारा कितना आएगा, 14 ही निकल कर आ जाएगा। क्लियर है। ये ऑक्टेव जो है इसकी जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए बी बी ए। देखिए ऑक्टेव का मतलब 8 लाइंस, ये हो गई ना हमारी 8 हो गई पूरी। और सेस्टेट का मतलब ये सी डी और सी डी, ठीक है, सी डी सी डी सी डी। और या दूसरी स्कीम ये भी मिलती है आपको, ऑप्शन में देख लेंगे सी डी सी डी, ठीक है भी, ये इंपॉर्टेंट है। तो ये राइमिंग स्कीम बहुत पूछी आ रही है आजकल, तो इसके ध्यान रखें अच्छे तरीके से। नेक्स्ट है हमारी स्पेंसरिनस सोनेट्स, ठीक है भाई। ये क्या होती है दोस्तों, ये क्वेश्चन ऐसा पूछा जाता है कि ये किस तरीके इसका जो फॉर्म होता है वो क्या होता है। इसमें 3 क्वार्टेट होते हैं और एक कपलेट होता है। ऐसा क्वेश्चन बहुत पूछा जा रहा है, तो ये इसका ध्यान रखना है कि अगर इस तरीके के फॉर्म में दिए जाए आपसे तो 3 क्वाड्रेंट प्लस एक कपलेट ध्यान रखना है। इसकी राइमिंग स्कीम बहुत पूछी जाती है, तो आपको ये याद रखना है कि ए बी बी सी डी और ई। क्वेश्चन में ये पूछा जा सकता है आपसे कि ये जो स्पेंसरियन सोनेट्स है इसका फाइनल कपलेट क्या है। कपलेट का अर्थ होता है 2 लाइन की कविता, 2 लाइन की जो कविता होती है वो क्या होती है, कपलेट होती है। ये जो ई है ये इसका कपलेट है, ठीक है, ऐसे ही पूछा जा सकता है आपको। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा द शेक्सपियरियन सोनेट्स, ठीक है। ये भी 3 क्वार्टर से मिलकर बनी होती है और एक इसमें कपलेट होता है। 3 क्वार्टर का अर्थ क्या हो गया, एक क्वार्टर में 4 लाइन होती है, तो ये हो गया, इसकी राइमिंग की हो जाएगी ए बी सी डी ई एफ और जी। ये जो जी है ये इसका कपलेट है। ये पूछा जा सकता है कि शेक्सपियरियन सोनेट्स का कपलेट क्या है, तो लास्ट में जो जी आ रहा है ये इसका शेक्सपियरियन सोनेट्स का कपलेट है। और स्पेंसरियन सोनेट्स पे क्या है दोस्तों, ये है हमारा ई। क्लियर है। अब देखिए एक सोनेट्स और है हमारी, देखिए इस सोनेट्स के बारे में बता रहा हूँ मैं, जो जनरल हमारी सोनेट्स है ये, इसको वैसे क्रेडिट जो किया गया था ना वो जियोकोमो डी लैंटिनी इसके द्वारा क्रेडिट किया गया था, ठीक है। लेकिन इंग्लैंड में जो इंट्रोड्यूस किया गया है इसको सर थॉमस बार्ट के द्वारा किया गया था 16th सेंचुरी में, ठीक है। यानी कि जो क्रेडिट जाता है इंग्लैंड में, जो इसको इंट्रोड्यूस करने का जो क्रेडिट जाता है वो किसे जाता है, सर थॉमस बार्ट को जाता है। ऑप्शन में अगर ये नहीं मिले तो आपको सबसे पहले किस पे जाना है, जियो जियोकोमो डी लैंटिनी, इसके अकॉर्डिंग जाना है, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। और नेक्स्ट क्वेश्चन ये है ये कि एक कर्टेल सोनेट्स और आती है, पूछा जाता है कि कर्टेल सोनेट्स क्या होती है और किसने इसको कॉइन किया है। तो जीएम हॉपकिंस नाम के एक राइटर हैं, इन्होंने कर्टेल सोनेट्स को कॉइन किया। और जो कर्टेल सोनेट्स होती है वो इनसे डिफरेंट होती है, यानी कि वो 10.5 लाइन की कविता होती है। 10 लाइन्स होंगी उसमें टोटल और एक होगी आधी लाइन्स, ठीक है। तो 10.5 लाइन्स की मिलेगी। लेकिन दोस्तों मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट लगाए हैं, बहुत प्रैक्टिस करी है, तो ऑप्शन में 10.5 नहीं मिलता है तो आपको 11 पे जाना है। 11 इसका करेक्ट आंसर माना गया है, मैंने बहुत सारे प्रैक्टिस सेट में देख लिया है इसको, ठीक है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे है आपका, और ये बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है टीजीटी पीजीटी के लिए, दोनों के लिए, कि मिल्टन थाउ शुडस्ट बी लिविंग एट दिस आवर इंग्लैंड हैथ नीड ऑफ थी सीज फैन आल्टर स्वर्ड्स एंड पेन फायरसाइड द हीरोइक वेल्थ ऑफ हाल, ठीक है। तो ये जो लाइंस हैं ये विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइंस हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ की लाइंस हैं। और दोस्तों इस लाइंस में मिल्टन को एड्रेस किया जा रहा है एक डेड पर्सन, जब मिल्टन की डेथ हो चुकी है तो तब वर्ड्सवर्थ कह रहे हैं इस बात लाइन को कि मिल्टन तुम्हें तो अभी जिंदा होना चाहिए था, तुम्हें तुम्हारी इंग्लैंड को नीड है, ठीक है। ये कह रहे हैं ना, इंग्लैंड हैज नीड ऑफ थी का मतलब होता है यू, तुम्हारी नीड है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ पे एक जब डेड पर्सन को एड्रेस किया जाता है तो यहाँ पे एक फिगर ऑफ स्पीच भी है, अपोस्ट्रोफी। क्या है दोस्तों, यहाँ पर अपोस्ट्रोफी भी है, तो आपको ये भी ध्यान रखना है। ये लाइंस किस वर्क से लिए, राइटर तो हमारे वर्ड्सवर्थ हो गए हैं, लेकिन राइटर ये लंदन 1802 ये इनकी पोएम है जिसका सबटाइटल क्या है, टू मिल्टन। ये इस पोएम से इनकी ली गई है। ये है क्या, एक सोनेट्स है दोस्तों, जेनर पूछा जा सकता है इसका, तो ये एक सोनेट्स है। वो सोनेट्स वो भी कैसी है, पेट्रार्कन सोनेट्स। सोनेट्स के टाइप मैंने बता दिए, उसको ध्यान रखना है। सोनेट्स ट्रिब्यूट टू, ये जो ट्रिब्यूट की गई है मिल्टन को ट्रिब्यूट की गई है, लिखी गई थी कब, 1802 में, और जो पब्लिश हुई 1807 में, ठीक है। और पब्लिश अंडर द टाइटल, जब लंदन 1802 था इसका, ये इस टाइटल के अंडर में इसको पब्लिश किया गया है। बट लेकिन जो वर्ड्सवर्थ थे इन्होंने इसका टाइटल को चेंज कर दिया, उन्होंने इसका टाइटल रखा था टू मिल्टन। तो क्वेश्चन ये भी पूछा जा सकता है कि वर्ड्सवर्थ ने जो लंदन 1802 है इसका टाइटल क्या रखा था, टू मिल्टन रखा था। क्लियर है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं ये।
वर्ड्सवर्थ का जन्म मैंने आपको बता दिया कब हुआ, इनकी डेथ कब हुई पिछले क्वेश्चन में, सैली का भी बता दिया है, अर्नोल्ड का भी बता दिया है, लैम नए आए थे तो लैम के बारे में जान लेते हैं। लैम का जन्म देखिए कब हुआ, 1775 में इनका जन्म हुआ और 1834 में इनकी डेथ हो गई थी। ठीक है, इनको दोस्तों लैम को प्रिंस ऑफ एसे भी कहा जाता है, प्रिंस ऑफ एसे। ठीक है भाई, प्रिंस ऑफ एसे भी इनको कहा जाता है। तो क्वेश्चन ये पूछा है फादर ऑफ एसे किसे कहा जाता है, फादर ऑफ एसे, तो इनको मॉन्टेग्न्यू कहा जाता है, मॉन्टेग्नी, TIGNE, मॉन्टेग्न्यू कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे किसे कहा जाता है, अगर क्वेश्चन ये पूछा है फादर ऑफ इंग्लिश ऐसे, इंग्लिश ऐसे, ठीक है दोस्तों, तो फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है, बेकन, BACON, बेकन, फ्रांसिस, पूरा नाम है इनका फ्रांसिस बेकन। ठीक है भाई, अभी चलो यहाँ पे फ्रांसिस बेकन, चलो मैं इतने लिख दिया, बेकन से समझ जाएंगे आप। तो 3-4 क्वेश्चन मैंने एक्स्ट्रा आपको ये बता दिए हैं, क्लियर है। तो इस तरीके से पढ़ें, थोड़ा मजा आ जाएगा वाकई में पढ़ने में। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब हम जरा। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, जैसे कि एक क्वेश्चन है लैम का, तो लैम के बारे में थोड़ा सा आया है, तो लैम के बारे में मैंने लिख दिया है कि एक जॉन वुडविल नाम का एक वर्क है 40 लैम का, ये एक ट्रेजिडी है। अगर पूछा है इसका जेनर क्या है, एक ट्रेजिडी है, 1802 में आई। ये PGT के लिए है, ध्यान रखना है, लेकिन TGT वाले थोड़ा स्किप कर लें, और रिकॉर्डिंग फॉर्म में वीडियो बना रहा हूँ तो कोई दिक्कत नहीं है, स्किप करके अपने जो TGT के क्वेश्चन है वो निकाल लिया करें इसमें से, ठीक है, ध्यान रखना है। ये एक 5 एक्ट प्ले है, रिटन इन ब्लैंक वर्स, ये ब्लैंक वर्स में लिखा गया है। ब्लैंक वर्स क्या होती है, जो जिसमें राइम नहीं होती है, जिसमें ये अनराइम होती है, अनराइम होती है दोस्तों, ठीक है। इसको कॉइन किसने किया था, अल ऑफ सरे ने किसको कॉइन किया था, अल ऑफ सरे एक राइटर हैं, इस टर्म को जो कॉइन किया था अल ऑफ सरे ने किया था, जिसका दूसरा नाम हेनरी होवर्ड आता है, हेनरी होवर्ड आता है, ठीक है भाई, HOWARD, होवर्ड, हेनरी होवर्ड आता है, ये इसका दूसरा नाम है। इसका टाइटल पूछा जा सकता है तो प्राइड्स क्यूर इसका टाइटल है। इसमें कुछ एलिमेंट्स हैं ऑटोबायोग्राफिकल, कुछ एलिमेंट्स है, आपको ध्यान रखना है, लेकिन इसको रिजेक्ट कर दिया गया था, एक मैनेजमेंट था जिसका नाम था ड्रूरी लैंड मैनेजमेंट, इसके द्वारा इसको रिजेक्ट कर दिया गया था। ये PGT के लिए कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स थे दोस्तों, ठीक है। अब देख लेते हैं हम, ये TGT PGT दोनों के लिए यूजफुल है वैसे। इसमें एक राइमिंग स्कीम भी पूछी आती है, तो वो राइमिंग स्कीम कह रहा हूँ, फिगर ऑफ स्पीच पूछी आती है, तो वो भी बताऊंगा मैं, नहीं इसमें नहीं पूछी थी, वो दूसरी लाइन है, चलो कोई बात नहीं, इसको देख लेते हैं अभी फिलहाल हम। तो दोस्तों सी ड्वेल्स विद ब्यूटी, ब्यूटी दैट मस्ट डाई, ये जॉन कीट्स की एक लाइन है, तो उसको आपको याद रख लेना है। तो जॉन कीट्स इसका राइट आंसर हो जाएगा, लेकिन ये इसमें ऑप्शन में जॉन कीट्स नहीं दिया है, लेकिन ऑप्शन है नन। देखिए ऑड टू मेलनकोली से ये ली गई लाइन, ऑड टू मेलनकोली, ये 1819 में वर्क आया इनका, और सारे जो वर्क हैं ये कीट्स के हैं, यानी कि ऑड टू फाइकी, ऑड टू ऑटम, ऑड टू नाइटिंगेल, ये तीनों वर्क भी किसके हैं, जॉन कीट्स के हैं। तो दोस्तों ये भी ध्यान रखना है कि बहुत सारे वर्क आपसे ये भी पूछे जाएंगे, 5 से 6 क्वेश्चन ऐसे पूछे जाएंगे कि कौन सा वर्क किसका है किसका नहीं है, ठीक है, ये भी आपको ध्यान रखना होगा। तो इसका आंसर यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लेकिन आंसर क्या आता है इसका, ऑटो मेलन कॉली हो जाएगा। क्लियर है भाई, चलिए इसमें मैंने ज्यादा डिटेल नहीं दिया है, नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं एक बार। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि होम डिड डॉक्टर जॉनसन कंसीडर द फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म, तो इसके लिए ये कह रहा है जॉन होम किसने, यानी कि किसको, जॉन जो हमारे डॉक्टर जॉनसन ने, इन्होंने किसको फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म कहा है, बताइए। जॉन ड्राइडन ने तो कहा है, लेकिन किसको कहा है, फादर ऑफ इंग्लिश क्रिटिसिज्म किसको कहा जाता है, ये बताना है क्वेश्चन दोस्तों, ठीक है, जल्दी बताइए जरा एक बार। तो इसका आंसर हो जाएगा जॉन ड्राइडन, जॉन ड्राइडन, ठीक है। अब देखिए दोस्तों कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिखे हैं कि फादर ऑफ क्रिटिसिज्म किसे कहा जाता है, अरिस्टोटल को कहा जाता है। फादर ऑफ एसे किसे कहा जाता है, मॉन्टेग्नी को कहा जाता है। फादर ऑफ इंग्लिश एसे मैंने पिछले भी लिखा दिया था, 3 क्वेश्चन लिखाए थे, फ्रांसिस बेकन को कहा जाता है। और प्रिंस ऑफ एसे किसे कहा जाता है, चार्ल्स लैम्ब को कहा जाता है। ये क्वेश्चन मैंने अभी पीछे करा दिए हैं आपको, तो ध्यान रखना है। अब देखिए कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स है कि बेन जॉनसन ने विलियम शेक्सपियर के ऊपर बहुत सारे कमेंट्स किए हैं, तो मैंने यहाँ पे एक एक पॉइंट्स ऐड करके यहाँ पे लिखा दिया है, तो इसको देख लेते हैं एक झलक जरा हम, ठीक है भाई। पहला कमेंट किया कि इसने आई लव द मैन एंड डू ऑनर हिज मेमोरी, तो इसी लाइन से समझ जाएंगे, काफी बड़ा लाइन है वैसे ये, इसी लाइन से समझ जाएंगे कि ये कमेंट किसने किया है, बेन जॉनसन ने किया है। किसके ऊपर किया है, शेक्सपियर के ऊपर किया है। साउल ऑफ द एज, ये इतना ही पूछा जा सकता है, साउल ऑफ द एज किसने किया है, ये भी बेन जॉनसन ने किया है। फिर दूसरा लाइन ये भी पूछी जा सकती है, द अप्लाउज डिलाइट,
ये इतना भी पूछा सकता है कि ये कमेंट किसने किया है, ये बेन जॉनसन ने किया है। द वंडर ऑफ अवर स्टेज, ये किसने किया है, बेन जॉनसन ने किया है। कि स्मॉल लैटिन एंड लेस ग्रीक, कि स्मॉल लैटिन जानते हैं एंड लेस ग्रीक जानते हैं, ये कमेंट भी किसने किया है, बेन जॉनसन ने किया है। ही वॉज नॉट ऑफ एन एज बट फॉर ऑल टाइम्स, ये कमेंट भी इन्होंने किया है। स्वीट स्वैन ऑफ एवन, ये कमेंट भी इन्होंने किया है दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। नेक्स्ट क्वेश्चन है अब हमारा दोस्तों, विलियम वर्ड्सवर्थ और जॉन कीट्स हैं, विलियम वर्ड्सवर्थ हैं और दोस्तों सैली हैं। ये तीन राइटर का नाम यहाँ पे एस कैपिटल कर लेना। सैली हैं आर द पोएट्स ऑफ द एज, ये किस एज से बिलोंग करते हैं, तो आपका आंसर हो जाएगा ये हमारे दोस्तों रोमांटिक एज से बिलोंग करते हैं। रोमांटिक एज का टाइम पीरियड है 1798 से लेके 1837। ये आपका इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इसको हम रोमांटिक एज को एज ऑफ वर्ड्सवर्थ कहते हैं। दूसरी एज भी मैंने यहाँ पे लिख दी है, एलिजाबेथन एज है। एलिजाबेथन एज का टाइम पीरियड पूछा जा सकता है तो 1558 से लेकर 1603। एलिजाबेथन एज को हम गोल्डन एज भी कहते हैं, गोल्डन एज कहते हैं दोस्तों, ठीक है, ये ध्यान रखना है। इसको हम एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, एज ऑफ शेक्सपियर भी कहते हैं, ठीक है, शॉर्ट में लिखा रहा हूँ, समझ सकते हैं आप। और दूसरा क्वेश्चन है हमारा क्लासिकल एज। क्लासिकल एज को द न्यू क्लासिकल मान लेना, द न्यू क्लासिकल एज है। तो इसका टाइम पीरियड पूछा जा सकता है आपको 1660 से लेके 1798 में। 1660 से लेके 1798 तक का जो टाइम पीरियड है वो किसका है, द न्यू क्लासिकल एज का है। नेक्स्ट है हमारा विक्टोरियन एज। विक्टोरियन एज क्या है दोस्तों, विक्टोरियन एज है हमारे 1837 से लेके 1901 तक का जो टाइम पीरियड है वो विक्टोरियन एज का है। इस एज में जो शासन कर रही थी हमारी क्वीन विक्टोरिया कर रही थी, ये 1837 के आसपास की बात है, ठीक है। ये इंपोर्टेंट क्वेश्चन बन सकता है आपको, कौन शासन कर रहा था, तो ये भी आपको ध्यान रख लेना है। क्लियर है भाई, चलिए मेरे प्यारे साथियों हम देख लेते हैं अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द फर्स्ट फोलियो एडिशन ऑफ शेक्सपियर्स ड्रामा विच प्ले वाज ओमिटेड। यानी कि टोटल इन्होंने 37 प्ले लिखे, यहाँ लिखा देगा मैंने 37 प्ले लिखे, 154 सोनेट्स लिखी। तो 137 प्ले में से कौन सा प्ले था जो फर्स्ट फोलियो में एडिट नहीं किया गया था, तो आपका आंसर हो जाएगा पैरिकल्स। पैरिकल्स का टाइटल पूछा जा सकता है तो इसका टाइटल है प्रिंस ऑफ टायर, प्रिंस ऑफ टायर, ठीक है दोस्तों। ये 1607 में आया है। इंपोर्टेंट क्वेश्चन है तो आपको याद रखना है इसको, ठीक है भाई। चलिए अब मैं कुछ नेक्स्ट पॉइंट्स बताता हूँ आपको। अब जैसे कि देख लीजिए यहाँ पे, हाँ, तो आपको ये दो पॉइंट्स याद रखने हैं, 154 सोनेट्स लिखी हैं, 37 प्लेज लिखे हैं और दो लॉन्ग नैरेटिव पोएम लिखी हैं। लॉन्ग नैरेटिव पोएम कौन कौन सी है, वो वीनस एंड एडोनिस है और द रेप ऑफ द लुक्रीस है, ये 1593 में आई थी, ये 1594 में आई है। वेनस एंड एडोनिस जो है ये 6 लाइन स्टैंजा में लिखी हुई है और ये जो हमारी द रेप ऑफ द लुक्रीस है दोस्तों, ये हमारी 7 लाइन स्टैंजा में लिखी हुई है। जहां पर 7 लाइन स्टैंजा की बात आती है तो समझ लो कि रायम रॉयल स्कीम में लिखी हुई है, रायम रॉयल, ठीक है। राइम रॉयल को एक नाम से और जानते हैं जिसे हम कहते हैं चौसरियन स्टैंजा, चौसरियन CARIAN, चौसरियन स्टैंजा। इसको हम राइम रॉयल को चौसरियन स्टैंजा भी कहते हैं। इसका राइमिंग स्कीम होता है AB BC BC, नहीं AB BC, 2 2 4 2 6 2 8 हो रही ना, AB BCC। इसका राइमिंग को थोड़ा बोल रहा हूँ दोस्तों मैं, तो मेरे ख्याल से राइमिंग स्कीम इसका AB BCC, शायद ये है इसका राइमिंग स्कीम, ठीक है, AB BCC, ये राइमिंग स्कीम है इसका। लेकिन फिर भी एक बार इसको चेक कर लियो, थोड़ा सा ध्यान नहीं रह रहा है। शायद इसका कहीं लिख रखा हो तो मैं अभी बता भी देता हूँ आपको, नहीं लिख रखा मैंने, ठीक है, ये ध्यान रखना है। अब देखिए दोस्तों मैकबेथ क्या है, ये मैकबेथ एक ट्रेजेडी है लेकिन शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी है। जैसे कि 4 ग्रेट ट्रेजेडी थी इनकी, उसको हम HOKM के नाम से जानते हैं। ये सबसे, ये हैमलेट है, ये ओ से ओथेलो है, ये किंग लियर है, ये मैकबेथ है। तो 4 ग्रेट ट्रेजेडी में से थी शॉर्टेस्ट थी सबसे, कौन सी, मैकबेथ, ठीक है। और कब आई थी ये, 1606 में आई थी, ठीक है, ध्यान रखना है। हैमलेट कब आया था, 1601 में आया था। और ओथेलो कब आया था, 1604 में आया था। एक इंपोर्टेंट डेट है, ये लगातार आए थे, 1605 में आया है फिर, और ये मैकबेथ 1606 में आया है, ये लगातार डेट पर आए। इसमें पूछा जाए सबसे लॉन्गेस्ट क्या है तो वो हैमलेट है, और सबसे शॉर्टेस्ट पूछा जाए तो क्या है, वो मैकबेथ है। लेकिन ओवरऑल 37 में से पूछा जाए शॉर्टेस्ट कॉमेडी कौन सी है, कॉमेडी पूछा है, शॉर्टेस्ट कॉमेडी,
द वो कॉमेडी ऑफ एरर्स है। क्या है वो दोस्तों, कहाँ लिखा हूँ, कहाँ लिखा हूँ, यहाँ लिखा देता हूँ। वो क्या है, कॉमेडी ऑफ एरर्स, ठीक है, जो 1594 में आई थी। ये क्या है, सबसे शॉर्टेस्ट ओवरऑल 37 में से बता रहा हूँ मैं दोस्तों, ठीक है, ध्यान रखना है। एक बार मैं इसको इरेज कर देता हूँ। बहुत सारे क्वेश्चन हो रहे हैं यहाँ पे, ठीक है भाई, इसको मैं इरेज कर देता हूँ एक बार। क्योंकि अभी मुझे अभी इसमें बहुत सारी चीजें वो लिखानी है ना, इसलिए मैंने कहा था थोड़ी वीडियो लॉन्ग होगी, लेकिन बहुत डिटेल डिस्कस, मतलब बहुत डिटेल में मैं आपको एनालाइज कराऊंगा, ठीक है, ये बोला था मैंने। तो मैकबेथ शॉर्टेस्ट ट्रेजेडी मैंने बता दिया है। इसका सोर्स क्या है, सोर्स मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ, क्या मुझे कोई सोर्स बताएगा इसका। तो राफेल हॉलिंसेड, राफेल हॉलिंसेड, ऐसे क्वेश्चन, राफेल हॉलिंसेड का द यह है द क्रोनिकल, CHRO क्रोनिकल, क्रोनिकल ऑफ इंग्लैंड एंड स्कॉटलैंड। इंग्लैंड भी है, ठीक है भाई, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, स्कॉटलैंड भी है, स्कॉटलैंड एंड आयरलैंड, आयरलैंड, ये इसका सोर्स रहा है, ठीक है। तो ये भी ध्यान रख लेना। चलो मैं इसको इरेज कर देता हूँ। लेकिन इसकी जो सेटिंग हुई है वो सेटिंग और बता देता हूँ मैं आपको, ये इसको याद कर लेना, क्योंकि मेरे पास नोट्स है, मैंने उसको रख रखा है अपने पास में। अगर बाई चांस कोई क्वेश्चन में भूल जाता हूँ तो मैं गलत नहीं पढ़ाऊंगा आपको दोस्तों, ठीक है। जस्ट मेरे पास में नोट्स हैं, लेकिन बहुत सारे क्वेश्चन मेरे बहुत प्रैक्टिस हो गई है, बहुत याद है, कोई दिक्कत नहीं है। अब इसकी जो सेटिंग हुई है मैं सेटिंग आपको बता देता हूँ। तो स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड में इसकी सेटिंग हुई है मैकबेथ की, स्कॉटलैंड एंड इंग्लैंड, ठीक है, ये इसकी सेटिंग हुई है। पैरिकल्स की सेटिंग मैंने ध्यान नहीं रही, इसकी मैंने कहा लिखी नहीं है यहाँ पे। और ए मिड्स साइड ड्रीम जो है हमारा, ये हमारा 1594 से लेकर 95 तक का टाइम पीरियड आपको देखने के लिए मिल जाएगा। और इसकी जो सेटिंग हुई है वो एथेंस में हुई है। हाँ हुई दोस्तों, इसकी सेटिंग एथेंस में हुई है, ठीक है। ये कॉमेडी है। टाइटस एंड्रोनिकस आई, ये 1590 से लेके 1591 तक का टाइम पीरियड देखने के लिए मिलेगा इसको। और ये विलियम शेक्सपियर की फर्स्ट ट्रेजेडी है। क्या है दोस्तों, ये फर्स्ट ट्रेजेडी है, ठीक है, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और इसकी बात करें दोस्तों, 1592 से 93 के बीच में आई है, ये 1592 से लेके 93 के बीच में आई है, ठीक है, ध्यान रखना है। और इसका जो सोर्स है ओविड, इसका जो सोर्स है वो मैं बता रहा हूँ, ओविड का, ओविड्स मेटामॉर्फोसिस, MET मेटामॉर्फोसिस, ये इसका सोर्स रहा है, ओविड मेटामॉर्फोसिस। और इसकी जो सेटिंग हुई है वो रोम में हुई है। टाइटस एंड्रोनिकस की जो सेटिंग हुई है वो रोम में हुई है। क्लियर है दोस्तों, इस बात का आपको ध्यान रखना है। और कुछ इंपोर्टेंट फैक्ट्स हो जाए यहाँ पर आपके लिए। चलिए फिलहाल हाँ, कुछ और फैक्ट्स लिखाए तो मैं। तो जो फर्स्ट फोलियो आया था वो 1623 में आया था, वैसे ये क्वेश्चन आगे लिख रखे हैं मैंने। दूसरा 1632 में आया था, तीसरा 1663 में आया था, और चौथा 1685 में आया था, ठीक है। ये 4 फैक्ट्स हैं, मतलब 4 फोलियो आए थे, चारों को चारों आपको याद रखने हैं। 1623 में फर्स्ट फोलियो आया, इसी से ज्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। 1632, 1663, 1685। क्लियर है। अब चलते हैं हम नेक्स्ट पार्ट पर। देखिए मैंने से यहाँ लिख दिया था वैसे काफी डिटेल में। हैमलेट इनकी लॉन्गेस्ट ट्रेजेडी है, मैंने ये बोला लॉन्गेस्ट प्ले है। सेटिंग इसकी एल्सिनोर में हुई है, जहाँ डेनमार्क पड़ता है, ठीक है, ध्यान रखना है। इसका जो सोर्स है, ये जो स्पेनिश ट्रेजेडी का थॉमस केवाईडी, ऐसा नहीं है UR हेलमेट, हैमलेट यार, हैमलेट, ये इसका सोर्स रहा है, ठीक है। लेकिन है किसका ये इसका ये थॉमस केवाईडी का। इसमें दोस्तों 4042 लाइन्स हैं और 29,551 वर्ड्स हैं। अब बात करें इसकी सबसे शॉर्टेस्ट, तो ये हो गई। और बात करें इसकी शॉर्टेस्ट कॉमेडी की, सॉरी ट्रेजेडी की, तो वो मैंने मैकबेथ बता दी है आपको, ठीक है, वो मैकबेथ बता दी है। लेकिन ओवरऑल 37 में से मैंने बात करें तो वो क्या है, हमारी कॉमेडी ऑफ आर्यस है। ये सबसे शॉर्टेस्ट कॉमेडी है। इसका सोर्स क्या है, प्लूटार्क का मेनाकमी, ठीक है, ये इसका सोर्स रहा है। एपिसस में इसकी सेटिंग हुई है, और 1787 इसमें लाइन्स है दोस्तों, और 14,369 वर्ड्स हैं। कुछ प्ले थे जो शेक्सपियर ने इसमें करेक्टर का अपना, मतलब खुद का अपना एक रोल निभाया, जैसे कुछ करेक्टर्स होते हैं बहुत सारे प्ले में। तो इसमें जो कुछ प्ले थे जिसमें शेक्सपियर ने खुद अपना रोल अदा किया,
जैसे कि एजुलाई किट आता है, इसमें एक करेक्टर आता है जिसका नाम क्या है, एडम। इसमें शेक्सपियर खुद को रोल करते हैं एडम का। हैमलेट में जो घोस्ट दिखाया है वो शेक्सपियर ने किया है इसका रोल, यहाँ पे शेक्सपियर लिख लीजिए, ठीक है। हेनरी फिफ्थ जो आता है उसमें जो कोरस का करेक्टर है तो वो शेक्सपियर खुद बने हुए हैं, और जो मैकबेथ है, मैकबेथ में जो किंग डंकन है ये खुद बने हुए हैं, ठीक है। विलियम शेक्सपियर किंग डंकन बने हुए हैं। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में यही वही आ गया है, और जैसे द फर्स्ट फोलियो ऑफ द शेक्सपियर्स प्लेज अपीयर्ड इन, द फर्स्ट फोलियो कब अपीयर्ड हुआ था, 1623 में हुआ था, अभी बताया था मैंने। टोटल 4 फोलियो आए थे, 1623 में आया, 1632 में आया, थर्ड हमारा फोर्थ 1663 में आया, और फोर्थ 1685 में आया था। टोटल 154 सोनेट्स लिखी थी इन्होंने, पब्लिश कराई गई थी 1600 थॉमस थॉर के द्वारा, ठीक है, 1609 में। कब कराई गई थी, 1609 में। 1 से लेकर 126 तक, यानी कि कह सकते हैं कि 126 जो सोनेट्स थी वो डेडिकेट की गई थी मिस्टर डब्ल्यू एच को, जिसका दूसरा नाम था विलियम हार्वर्ड, या हेनरी लियोर्सले, या अलोप साउथ एम्पटन, ठीक है, ध्यान रखना है। 127 से लेकर 152 तक ये डार्क लेडी को डेडिकेट की गई, यानी डार्क लेडी कौन थी, वो मैरी फिटन थी। अगर इसमें से सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 26 सेनेट्स आएंगे टोटल, कितनी, यानी कि डार्क लेडी को कितनी डेडिकेट की गई हैं, 26 की गई हैं। और दो सोनेट थी हमारी 153 और 154, ये दो सोनेट्स हमारी लिटिल लव गॉड, यानी जिसे हम क्यूपिड कहते हैं, इसको डेडिकेट की गई हैं। क्लियर है भाई। ऑप्शन में आपको अगर 28 मिले, 26 मिले, और ये पूछा कि डार्क लेडी को कितनी डेडिकेट की गई है, तो आपको जाना है किस पर, 26 पर, ठीक है, ध्यान रखना, क्योंकि दो सोनेट्स ये लिटिल लव गॉड को डेडिकेट की गई थी। अगर 26 नहीं मिले तो आपको 28 पे जाना है। क्लियर है भाई, ये ध्यान रखना है। यहाँ पे डाउट होगा तो मैं तो ये चीज में क्लियर बता रहा हूँ आपको, 26 पे जाना है अगर दोनों ऑप्शन है तो। अगर दोनों में से ये 26 नहीं है तो आपको 28 पे ही जाना है, ठीक है, ये ध्यान रखना, क्योंकि आपको अगर उसमें नन का ऑप्शन मिल जाए ना, नन, तो भी आपको 28 पे जाना है। चलिए अब हम एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। अमंग द यूनिवर्सिटी विड्स हु वर, ये WER, हु वर द मेंबर्स दोज टुक हिज एजुकेशन फ्रॉम कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी, यहाँ पे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी लिखना चाहिए था। तो दोस्तों क्रिस्टोफर मार्लो, रॉबर्ट ग्रीन, और थॉमस नसे, ये तीनों राइटर, ठीक है, आंसर हो जाएगा इसका क्या, अरे भैया एक मिनट रुक जाओ भी, क्या हो गया था ये, पता नहीं चलिए कोई बात नहीं। हाँ, तो आपको ये ध्यान रखना है दोस्तों, यानी कि कह सकते हैं हम, कहाँ गया मेरा मार्कर, ये आएगा। तीनों जो राइटर हैं ये तीनों, इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। इसका अर्थ ये है कि ये तीनों राइटर कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हुए हैं, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ लिया गया है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑल ऑफ दीज। लेकिन यहाँ से नेक्स्ट क्वेश्चन जो बनेगा हमारा वो ये बनेगा। सबसे पहला क्वेश्चन आपको ध्यान रखना है कि यूनिवर्सिटी विड्स है, इसको जॉर्ज सैंडसबरी नाम के एक राइटर थे, उन्होंने इसको कॉइन किया था। इसमें टोटल 7 मेंबर्स हैं, टोटल 7 मेंबर्स। थॉमस KYD हैं, थॉमस लिली हैं, जॉर्ज पील हैं, रॉबर्ट ग्रीन हैं, थॉमस लॉज हैं, थॉमस नसी हैं, नसी, ठीक है, और क्रिस्टोफर मार्लो हैं। ये 7 राइटर हैं। क्वेश्चन पूछा जाएगा कि इनमें से थोड़ा सा ऑड कौन है, तो ध्यान रखना है कि ये थॉमस KYD एक ऐसे राइटर थे, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से पढ़े नहीं थे, यानी कि कुछ इसमें से कुछ तो पढ़े थे ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से, कुछ पढ़े थे हमारे कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से। कैम्ब्रिज से कौन कौन पढ़े थे, वो 3 ऊपर राइटर मैंने बता दिए हैं, यानी कि उसमें कौन कौन थे, क्रिस्टोफर मार्लो आए थे उसमें, थॉमस नसे आए थे शायद, एक बार देख लेता हूं मैं, क्रिस्टोफर मार्लो आ गए, थॉमस नसे आए थे, और रॉबर्ट ग्रीन आए थे, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन आए थे। ये 3 राइटर हैं, तो ये कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं। जो थॉमस KYD हैं ये किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े। अब कौन कौन बचे, जॉन लिली बचे, और रॉबर्ट ग्रीन हो गया, रॉबर्ट नहीं, जॉर्ज पील कहाँ से लगा दिया मैंने इसमें, रॉबर्ट ग्रीन ही है, ठीक है, रॉबर्ट ग्रीन, देखिए रॉबर्ट ग्रीन था ऊपर, ये हमने इसमें जॉर्ज पील लगा दिया। तो यानी कि कह सकते हैं ऐसे, मान लीजिए यार कंफ्यूज कर रहा है क्वेश्चन, इन तीनों राइटर को छोड़ के, ठीक है, जितने भी राइटर पढ़े हैं वो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, यानी कि अब हम ये कह सकते हैं इन तीनों को छोड़कर
जितने भी राइटर पढ़े हैं ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से पढ़े हैं, ठीक है। लेकिन थॉमस केवाईडी को ध्यान रख लेना, ये किसी भी यूनिवर्सिटी से नहीं पढ़े हैं, ये स्पेशल क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। इनमें से तीन राइटर कोई और दे देगा, एक दे देगा इसमें से ये वाला, तो वो कहता है कौन सा और है, तो आपको थॉमस केवाईडी पे जाना है, ठीक है। इस बात का ध्यान रखना, कई तरीके से क्वेश्चन यहाँ से पूछ सकेगा वो। द स्टेट ऑफ लिविंग अनमैरिड क्वेश्चन पूछा जाता है, तो उसे क्या कहते हैं, सेलिबेसी कहते हैं। न्यूगमिस्ट नव विवाहित, जो अभी भी नया नया विवाह हो, चैपरन उसे कहते हैं संरक्षक। संरक्षक का हिंदी में संरक्षकता कहते हैं उसको शायद, हाँ। चलो मैं समझाता हूँ आपको। जैसे हमने हमारे हिंदू धर्म में रामायण एक बुक है, तो रामायण में माता सीता को जो रावण ले जाता है एज ए किडनैप करके, तो उसमें वहां पे एक देख रेख, माता सीता की देख रेख करने के लिए जो एक लेडीज होती है ना, उसे कहते हैं हम संरक्षा, ठीक है। यानी कि माता सीता की जो देखभाल करती है उसे हम क्या बोलते हैं, चैपरेन बोलते हैं। और जो इम्प्लोरर, इम्प्लोरर का अर्थ होता है मतलब प्रार्थना करना, प्रे करना, बीसीचर करना, BSEECH बीसीचर करना, प्रार्थना करना, ठीक है। इस बात का आपको ध्यान रखना है, सारे इंपोर्टेंट वर्ड्स हैं, आपको इसको याद कर लेना है, क्लियर है। चलिए नेक्स्ट वर्ड देख लेते हैं। ए पर्सन हु लुक्स आफ्टर हॉर्स एट एन इन, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑस्टलर। जो हॉर्स की मतलब देख देख करता है तो उसे हम क्या बोलते हैं, ऑस्टलर बोलते हैं। मैट्रन क्या होता है, जो मैट्रन वो होता है दोस्तों, जो मेन नर्स होती है ना किसी भी हॉस्पिटल में, उसे हम मैट्रन बोलते हैं। जो मेन नर्स होती है, नर्स, उसे क्या बोलते हैं, मैट्रन बोलते हैं। चैंडलर ये शॉपकीपर से रिलेटिव होता है, रिलेटेड टू शॉपकीपर, जो दुकानदार होते हैं तो उसी से रिलेटिव एक वर्ड होता है। एफिमिनेट वो व्यक्ति होता है, जो एक ऐसा व्यक्ति जो औरतों जैसा व्यवहार करता है, मतलब जैसे कि लेडीज होती हैं, एक आदमी के अंदर इस तरीके के हैबिट बन जाना, जब वो औरतों जैसी बातें करने लगे, औरतों जैसा ही व्यवहार करने लगे, उसे बोलते हैं एफिमिनेट। इसकी स्पेलिंग बहुत पूछी आती है, तो याद कर लेना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। एक क्रिटिक थे जिन्होंने कीट्स के बारे में कहा, क्या कहा कीट्स के बारे में, कि ही इज विद शेक्सपियर। उन्होंने एक कमेंट किया था इसके लिए कि ही इज विद शेक्सपियर, तो वो कौन थे, आपका जवाब हो जाएगा मैथ्यू अर्नोल्ड, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। 1822 में इनका जन्म हुआ, 1888 में इनकी डेथ हुई। एक राइटर आते हैं कॉलेज, तो इसकी डेट ऑफ बर्थ मैंने लिख दी है, बस इनकी तो खैर नहीं पूछी जाएगी, लेकिन एक बार इसकी पूछी जा सकती है। कॉलेज ज्यादा क्लोज रहे हैं इनके, ठीक है, ध्यान रखना है। तो 1772 में जन्म हुआ, 1834 में इनकी डेथ हुई। और ये जो रस्किन है, इन्होंने एक टर्म को कॉइन किया था जिसका नाम है पैथेटिक फैलासी। पैथेटिक फैलासी, इस टर्म को कॉइन किसने किया था, जॉन रस्किन ने किया था। इनका पूरा नाम जॉन रस्किन था, क्लियर है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, कुछ इफेक्टिव मतलब कुछ टर्म्स लिख दिए हैं मैंने, लिटरेरी टर्म्स वगैरह, उसको आपको याद कर लेना है। जैसे अफेक्टिव फैलेसी या इंटेंशनल फैलेसी को कॉइन किसने किया, W.K. बिमसेट ने किया, और मूनरे सीवर्सले ने किया था, ठीक है। दो राइटर, इनको याद कर लेना है। पैथेटिक ट्रेजेडी, या जिसे हम सी ट्रेजेडी कहते हैं, इसको कॉइन किया था निकोलस रो ने, ठीक है भाई। निकोलस रो को विलियम शेक्सपियर का फर्स्ट बायोग्राफर भी कहा जाता है। थिएटर ऑफ ऑब्जेक्ट किसने कॉइन की थी, ये टर्म की है मार्टिन एसलिन ने इसको कॉइन किया है। पोएटिक जस्टिस है, इसको थॉमस राइबन ने कॉइन किया है। मेटाफिजिकल पोएट्स हैं, इसको कॉइन किया है डॉक्टर जॉनसन ने। प्रोलम प्ले है, इसको कॉइन किसने किया है, सिडनी ग्रोडी ने किया है। स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस को विलियम जेम्स ने कॉइन किया है। तो एक एक नजर इन पर जरूर डाल लेना, क्वेश्चन यहाँ से बनेगा ही बनेगा डेफिनेटली। एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा बेस्ट पोएम ऑफ द बेस्ट टाइप ऑफ पोएम इज यूलिसिस बाय टेनिसन, यानी कि ये पोएम है। सबसे पहला क्वेश्चन तो ध्यान रखना है, ये क्या है, पोएम है। अगर ये पोएम है, टेनिसन की है, ठीक है, ये पोएम है तो किसकी है, टेनिसन की। लेकिन ये एक नॉवल भी है, क्या है दोस्तों, ये एक नॉवल भी है। अगर ये नॉवल है तो ये जेम्स जॉयस का है, जेम्स जॉयस। कहने का अर्थ ये है दोस्तों, यहाँ तो उसने कह दी पोयम, लेकिन अगर यहाँ पर नॉवल देखे ये कहता और टेनिसन यहाँ पर ना लिखता कि किसका वर्क है, ऑप्शन में देता जेम्स जॉयस, तो आपको जेम्स जॉयस पे जाना था। टेनिसन भी देता ऑप्शन में, अगर टेनिसन देता तो यहाँ पे पोयम होनी चाहिए थी। पोयम है तो आपको जाना किस पे, टेनिसन पे। अगर यहाँ पर लिखा होता नॉवल है ये, तो ये किस पे जाना है, फिर जेम्स जॉयस पे। ये क्वेश्चन पूछा गया है, इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ। एपिक क्या है दोस्तों, एपिक एक लॉन्ग नरेटिव पोयम होती है, और ये जो यूलिसिस है ये ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। इसका आंसर, करेक्ट आंसर ये हो जाएगा। लेकिन आप कहेंगे ड्रामेटिक मोनोलॉग क्या होता है दोस्तों, एक इमेजिनरी स्पीकर एक इमेजिनरी ऑडियंस से, मतलब लिसनर से, साइलेंट लिसनर से बात करता है, तो ठीक है, तो वहां पर क्या होता है, ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है। यानी कि एक इमेजिनरी स्पीकर
एक इमेजिनरी लिसनर से जब बात करता है तो वहां पर ड्रामेटिक मोनोलॉग होता है, सेकंड डेफिनेशन इसकी होती है, ठीक है। ऑड क्या होता है दोस्तों? सॉन्ग्स ऑफ सेलिब्रेशन, यानी कि ऑड क्या होते हैं? ये गाने के लिए कविता होती है, लेकिन बहुत प्रकार की ऑड होती है, तो इसके बारे में भी समझ लेंगे, ठीक है। फिलहाल अभी यहाँ पर इतना ही समझ लें। यूलिसिस के बारे में मैंने थोड़ा बताया यहाँ पे डिटेल में कि यूलिसिस एक पोयम है और बिलैंग वर्स में लिखी हुई है, ये टेनिसन की है। टेनिसन का जन्म 1809 में हुआ, 1892 में इनकी डेथ हुई, और जो 1833 में इसमें लिखा गया था, 1842 में इसको पब्लिश कराया गया था। इसका बेस्ट एग्जाम्पल तो है ड्रामेटिक मोनोलॉग का, वो क्या है? ये यूलिसिस का जो बेस्ट एग्जाम्पल है वो ड्रामेटिक मोनोलॉग है, ठीक है। और देखिए, जो अब बात है ये टेनिसन की, तो टेनिसन के बारे में लिखा, टेनिसन 1850 में पोएट लॉरेट बन गए थे, और ये 1892 में इनकी डेथ हो गई थी, तो 1892 तक ये रहे थे। पोएट लॉरेट जब तक रहता था जब तक उसकी डेथ नहीं हो जाती थी, क्लियर है। 1813 में फिर बने रॉबर्ट साउदी, 1843 में बने थे बर्ड्सवर्थ, और 1850 में बने टेनिसन, ये मैंने लिखा दिया है। तो ये तीन राइटर जो हैं, जो पोएट लॉरेट बने हैं, और ये लेक पोएट जो हैं, मुझे इनका कंफ्यूजन होता था, तो मैंने यहाँ पे दोनों पॉइंट्स इंक्लूड कर दिए हैं। देखिए यहाँ पे बर्ड्सवर्थ यहाँ पर भी हैं, बर्ड्सवर्थ यहाँ पर भी हैं, और यहाँ पे रॉबर्ट साउदी हैं, और रॉबर्ट साउदी यहाँ पर भी हैं, ठीक है। यहाँ पे टेनिसन है और यहाँ पे कॉलेज, बस इतना ध्यान रखना है कि यहाँ पे टेनिसन की जगह कॉलेज आ रहा है। अगर लेक पोएट्स पूछेगा, लेक पोएट्स में डिफरेंट कौन सा है, तो एस्टो कॉलेज का ध्यान रखना है, और इसका टेनिसन का, ठीक है, ध्यान रखना है। तो यहाँ पे 3 पॉइंट ये क्वेश्चन पूछा गया, बहुत बार पूछा गया कि लेक पोएट्स में से डिफरेंट कौन सा है। तो 3 इंपोर्टेंट राइटर हैं, तीनों को याद रख लेना है, ठीक है। और ये भी याद रख लेना है कि किसको कब पोएट लॉरेट बनाया गया था। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं दोस्तों, ठीक है। एक पॉइंट इंपॉर्टेंट है तो आपको अच्छे से समझ लेना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। हाँ, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, माय टीचर डज नॉट लाइक मी। मी देखिए, अब यहाँ पे ये जो गोइंग है, इसका मैं अगर मैं तुमसे पूछूं पार्ट ऑफ स्पीच क्या है, तो दोस्तों ये एक नाउन है, ठीक है। नाउन का अर्थ क्या है? यहाँ पे ये अपने आप में जीरेंड है। जीरेंड क्या होता है? नाउन का ही काम करता है। ऑप्शन में नाउन मिलेगा, जीरेंड मिलेगा, एक ही बात है, लेकिन जीरेंड मिले तो जीरेंड पे जाना है आपको पहले, और एक ही मिलेगा वैसे, आपको ध्यान रखना है। ये नहीं तो ये वर्ब से बना नाउन है, तो इसे हम वर्बल, वर्बल नाउन भी कहते हैं, ठीक है। वर्बल इसको नाउन भी कहते हैं। तो ऑप्शन में जीरेंड मिलेगा तो जीरेंड पे जाना। अब देखिए, नाउन जब ये नाउन है तो नाउन को क्या चाहिए? पजेसिव केस चाहिए। क्या चाहिए इसको? पजेसिव केस। क्योंकि नाउन नाउन को क्या चाहिए? पजेसिव केस चाहिए होता है, वो भी एडजेक्टिव पजेसिव केस। तो इसका यहाँ पे मी नहीं आएगा, क्या आएगा दोस्तों? यहाँ पे माई आएगा, ठीक है, माई गोइंग, क्योंकि यहाँ पे ये नाउन का काम कर रहा है। तो इसलिए हर एक वर्ड की हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच भी आना जरूरी होता है, क्योंकि अब वैसे मैंने दूसरा चैनल है मेरा, सुनील स्कॉलर अकेडमी, एक तो यही हो गया है, एक और है अलेक्स स्कॉलर अकेडमी। तो वहां पर मैं ग्रामर की मैराथन क्लास चलाऊंगा, पूरी एक बार को टाइप का सारा कंटेंट में टाइप कर लूंगा। जैसे नाउन है तो उसको पूरा टाइप करके कंप्लीटली मैं उसको पढ़ाऊंगा अच्छे डिटेल में आपको, ठीक है। प्रोनाउन है तो उसका भी एक एक वीडियो पूरा लॉन्ग मैराथन ही पढ़ाऊंगा, मैं टाइम वेस्ट नहीं करूंगा, ताकि आपका भी अच्छा रिवीजन हो जाए और मेरा भी साथ साथ में अच्छा रिवीजन हो जाए, ठीक है। ये ध्यान रखना, ये हमारा उद्देश्य होगा। तो उस चैनल को जाके भी सब्सक्राइब कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया है कि अवर स्वीटेस्ट सॉन्ग्स आर दोज दैट टेल ऑफ सैडेस्ट थॉट्स ऑकर्स इन। ये जो इंपोर्टेंट लाइंस हैं, ये पूछा गया है कि ये किस वर्क की हैं। तो ये दोस्तों ये 2A स्काईलार्क इनका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, 2A स्काईलार्क, यहाँ से ये लाइंस ली गई हैं, ठीक है, ये ध्यान रखना है। और बात करें दोस्तों की द ओड टू द वेस्ट विंड, ये भी इनका पीवी शैली का वर्क है। रिवॉल्ट ऑफ इस्लाम, ये भी पीवी शैली का वर्क है। स्टेंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर नेपाल, ये भी पीवी शैली का वर्क है। तो सारे वर्क किसके हैं? पीवी शैली के हैं, ये क्वेश्चन बनता है। लेकिन ये जो लाइंस है किसकी हैं? 2A स्काईलार्क की हैं। अब देखिए 2A स्काईलार्क के बारे में लिखा गया है। ये एक पोयम है, कंप्लीट की गई पीवी शैली के द्वारा। इसको लेट 20 जून, सॉरी, जून 1820 में पब्लिश कराया गया था। लेकिन एक पोएम और थी प्रोमेथियस अनबाउंड के द्वारा, ठीक है। प्रोमेथियस अनबाउंड है कि ये एक लिरिकल ड्रामा है। लिरिकल ड्रामा को हम क्या कहते हैं? क्लोजेट ड्रामा भी कहते हैं इसको, ठीक है, ध्यान रखना है। ये 4 एक्ट प्ले है। क्लोजेट ड्रामा होता क्या है दोस्तों? ड्रामा टू बी रीड, ये रीड करने के लिए होता है। इसको हम खाली रीड कर सकते हैं, लेकिन इसको हम स्टेज पे परफॉर्म नहीं कर सकते दोस्तों। नॉट, यहाँ पे लिख लें, नॉट टू परफॉर्म ऑन स्टेज, इसको हम स्टेज पे परफॉर्म नहीं करते हैं, बस इसको खाली पढ़ा जाता है, ठीक है, ध्यान रखना है। ये इसके इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम। तो अब देखिए एक पीवी शैली का इंपॉर्टेंट वर्क है, तो इसको देख लेते हैं थोड़ा सा। स्टैंजा रिटन इन डिजेक्शन नियर बाय पीवी शैली, ठीक है। इसके कुछ इंपॉर्टेंट लाइंस थी तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दी हैं। जैसे द सन इज वार्म, द स्काई इज क्लियर, द वेव्स आर डांसिंग फास्ट एंड ब्राइट, ये ध्यान रखना। अलाज आई हैव नोर होप नोर हेल्थ, नोर पीस विद इन नोर काम अराउंड। नेक्स्ट है नोर फेम नोर पावर नोर लव नोर लिश्योर। नेक्स्ट लाइन है अदर्स आई सी होम
these surround next important line says कि to meet that cup has been written another measure। दोस्तों बहुत आराम से समझना है, ये इंपॉर्टेंट ही है इसलिए बताया जा रहा हूँ। अगर आप पीजीटी की तैयारी कर रहे हैं तो ये सारे क्वेश्चन, ये वाले क्वेश्चन आपको पीजीटी वाले एक भी नहीं छोड़ना है, बिल्कुल भी, ठीक है, ध्यान रखना है। देखिए एक और वर्क था यहाँ पे, ये मुझे लिखना नहीं चाहिए था लेकिन लिख दिया है तो मैं इसको पढ़ा देता हूँ। अक्रॉस द रिवर एंड इनटू द ट्रीज 1950 में पब्लिश हुआ था। ये है किसका? हेमिंग्वे का। ये 1950 में पब्लिश हुआ, किसके द्वारा? चार्ल्स स्क्रिबनर के द्वारा। इसको सीरियलाइज किया गया था, एक मैगजीन थी जिसका नाम था कॉस्मोपॉलिटन मैगजीन। इसको ड्राइव किया गया था एक राइटर थे जिसका नाम था क्या? कॉन्फेडरेट जनरल थॉमस, जिसको हम स्टोनवॉल भी कहते हैं, ठीक है। ये ज्यादा इंपोर्टेंट नहीं है, बस इसका एक करेक्टर पूछा जाता है तो ये याद रख लेना आपको पीजीटी वालों को। कॉलोनल कैंटवाल, ठीक है। और इसमें एक टर्म यूज की गई है स्ट्रीम ऑफ कॉन्शियसनेस, जिसने इसको हेनरी जेम्स ने इसको क्या करा है? कॉइन किया है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, ये भी पीजीटी के लिए है कि अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, आई डोंट नो वेयर इट इज लाइकली टू गो बाय डर, ठीक है भाई। तो ये किसकी लाइन है? ये क्वेश्चन पूछा गया तो रॉबर्ट फर्स्ट की ये लाइन है, इंपोर्टेंट है। रॉबर्ट फर्स्ट का एक वर्क है, ये रॉबर्ट फर्स्ट का आंसर हो जाएगा, ब्रिटिश से ली गई है। अब रॉबर्ट फ्रॉस्ट का जन्म 1874 में हुआ, 1963 में इनकी डेथ हुई। और व्हाट बिटमैन की बात करें तो 1819 में इनका जन्म हुआ, 1892 में इनकी डेथ हुई। इनको फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है, फादर ऑफ फ्री वर्स, फ्री वर्स, फादर ऑफ फ्री वर्स भी कहा जाता है किसको? बिटमैन को, ठीक है, ध्यान रखना है। हेमिंग्वे आए हैं तो इसके बारे में जान लेते हैं। हेमिंग्वे इन्होंने सुसाइड कर लिया था, 1899 में इनकी जन्म हुई थी और 1961 में इनकी डेथ हुई थी। और 1954 में इनको नोबेल प्राइज भी मिला है। फाल्कनर को 1949 में नोबेल प्राइज मिला है, ये ध्यान रखना है। और इनको 1897 में इनका जन्म हुआ, 1962 में इनकी डेथ हुई। तो ये इंपोर्टेंट दो क्वेश्चन लिखे थे यहाँ पे, मैंने आपको समझा दिए हैं। अब कुछ पॉइंट्स और देख लेते हैं। ब्रिटिश के कुछ इंपोर्टेंट पॉइंट्स ये हैं, देखिए समझ लेना एक बार को। इसको जो लिखा गया है वो 1913 से लेकर 1914 में लिखा गया है। ये अपीयर्ड हुई थी एटलांटिक मंथली मैगजीन में, कब हुई थी? 1915 में। लेटर ऑन द पोएम पब्लिश इन फर्स्ट बुक माउंटेन इंटरवल, जब 1916 में आई थी, इसमें इसको पब्लिश किया गया था लेटर बाद में, ठीक है। ब्रिटिश को पता क्या कहा जाता था ओरिजिनली? ब्रिटिश को कहा जाता था स्विंगिंग ब्रिटिश कहा जाता था, ठीक है। और ये 15 लाइंस की पोएम है विदाउट एनी स्टैंजा, इसमें कोई स्टैंजा नहीं है, यानी कि इसलिए ब्लैंक वर्स में लिखी हुई है। ब्लैंक वर्स को किसने कोइन किया? मैंने आपसे बता दिया है, इट डज नॉट फॉलो एनी राइमिंग स्कीम, ये कोई राइमिंग स्कीम फॉलो नहीं करती है। द पोएम इज नोन फॉर इट्स फ्यूजन एंड ऑफ फैक्ट, ठीक है, फैंसी, ऑब्जर्वेशन एंड इमेजिनेशन। इसकी जो थीम है ये पूछी जा सकती है, तो जॉय ऑफ चाइल्डहुड और प्रॉब्लम ऑफ एडल्टहुड। जॉय ऑफ चाइल्डहुड, प्रॉब्लम ऑफ एडल्टहुड, क्लियर है भाई? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इसमें पूछा गया किस पार्ट में एरर है? तो दोस्तों यहाँ पे हैविंग के बाद बीन आएगा। अब ऐसा क्यों होगा मैं आपको बताता हूँ। वो कह रहा है कि हैविंग फाउंड गिल्टी ऑफ मर्डर दे वर सेंटेंस टू, सेंटेंस बना हुआ है पैसिव वॉइस में, तो हमें यहाँ पे फर्स्ट पार्ट में पैसिव की नीड है, ठीक है, पैसिव वॉइस में, क्योंकि जिसको गिल्टी ठहराया गया है और उसको सेंटेंस कर दिया गया है तो यहाँ पे किसी के द्वारा करा गया है उसको, तो ठीक है, तो यहाँ पर इसलिए हमें पैसिव वॉइस की रिक्वायरमेंट थी। फिलहाल अभी इतना समझ लेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, whom does the poet call with spirit? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा टू द स्काई लार्क। क्या हो जाएगा इसका? द स्काई लार्क, क्लियर है भाई? नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं अब हम जरा। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन ये है, पूछा गया है कि देर इज नन, कुछ पार्ट में एरर है, तो यहाँ पे देखिए हु आ रहा है, हु, यहाँ दोस्तों ये जो हु आ रहा है इसकी जगह दैट आएगा। क्यों आएगा आप समझ लेंगे जरा, एक मिनट। देखिए अगर यहाँ नन आ रहा है, नन, यहाँ पर नन आ जाए तो नन के बाद दैट आता है, तो आप समझ लेंगे यहाँ पर देखिए नन की जगह क्या क्या मिल सकता है। और दैट को हम यूनिवर्सल रिलेटिव प्रोनाउन कहते हैं। देखिए यहाँ पे नन के स्थान पर अगर आपको ऑल मिल जाए तो भी आपको दैट यूज करना है यहाँ पे हु की जगह, ठीक है। एनी मिल जाए या द ओनली मिल जाए, द सम मिल जाए, नन मिल जाए, मच मिल जाए, द लिटिल मिल जाए, द फ्यू मिल जाए, समथिंग, एवरीथिंग, एनीथिंग या सुपरलेटिव डिग्री मिल जाए, तो यहाँ पर सिर्फ नन की जगह, ठीक है, तो आपको यहाँ पर दैट यूज करना है, यहाँ पे एरर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, द लाइव्स ऑफ द इंग्लिश पोएट्स, ये किसने लिखा है? तो आपका आंसर हो जाएगा बैन, डॉक्टर जॉनसन ने लिखा है इसको, ठीक है, डॉक्टर जॉनसन इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस चीज को अच्छे से समझ लेना है और बेहतर क्वेश्चन है ये। एक और चीज देख लेते हैं, हु रोट शेक्सपियरियन ट्रेजेडी? शेक्सपियरियन ट्रेजेडी 1904
यहाँ पे 1604 नहीं होगा दोस्तों, ये 1904 होगा मेरे ख्याल से। 1904 का ध्यान है मुझे इसका, ठीक है। 1904 में जो शेक्सपियर की ट्रेजेडी थी वो किसने लिखी है? तो आपका आंसर हो जाएगा एसी ब्रैडले ने। किसने लिखी दोस्तों? एसी ब्रैडले ने। दो क्वेश्चन आपके लिए हैं। बेन जॉनसन ने बहुत सारे कमेंट्स किए विलियम शेक्सपियर, ये तो मैंने पढ़ा दिया है। और विल्सन नाइट के लिए इन्होंने 2 बुक लिखी है, तो दोनों बुक के नाम बताना है आपको, ठीक है। और एचबी चार्टर ने भी 2 बुक लिखी हैं, तो उनके दोनों के नाम आपको कमेंट बॉक्स में बताने हैं। अगर आप थोड़ी तैयारी कर रहे हो तो इस तरीके से क्या होता है दोस्तों, वो माइंड में रिकॉल हो जाते हैं और बहुत सारे क्वेश्चन हमें ओरली याद हो जाते हैं, ठीक है। क्योंकि हम तो बहुत बड़े स्वार्थी हो चुके हैं इस टाइम, क्योंकि पहले हम 9th 10th में कितना डिटेल में लिखते थे, लेकिन अब तो ऑप्शन के ऊपर ही डिपेंड रहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा इंग्लिश ड्रामा। इसे छोड़ो इंग्लिश ड्रामा को, लेकिन 2 प्लेज पूछे जाते हैं इंग्लिश ड्रामा में। एक पूछा था मिरेकल प्लेज, जो रिलेटेड होगा किससे? सेंट से। सेंट की जो लाइफ होती है साधु संत की, जो उससे रिलेटेड होते हैं मिरेकल की। अब इसे याद करने की ट्रिक पे ध्यान रखना, जो मिरेकल करते हैं, मिरेकल करता है चमत्कार करना, ठीक है भाई। तो चमत्कार कौन करते हैं? वो सेंट ही करते हैं, सेंट का मतलब साधु करते हैं, ठीक है। और जो मिस्ट्री का होता था गुप्त, तो मिस्ट्री प्लेज जो है PLAYS प्लेज यहाँ पे, वो बाइबल से रिलेटेड होते हैं। क्लियर है? इस बात का आपको ध्यान रखना है। अच्छा, ये नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा यूपी मतलब प्रैक्टिस सेट नंबर 2 है दोस्तों। मैंने इसका काफी टाइप कर लिया है, वैसे मैं दिखा दूं हल्का सा आपको, लेकिन टाइप करने में बहुत टाइम लगता है यार, बहुत टाइम लगता है। अभी इसका 17-18 क्वेश्चन थे, हाँ ये टाइप हो गया है, तो इसे मैं बाद में पढ़ा दूँ, ठीक है भाई। तो अभी ये हमारा क्वेश्चन तैयार हो गया है प्रैक्टिस सेट, जितना भी था मैंने लगभग 200-250 के आसपास तो क्वेश्चन मैंने करा दिए होंगे इसमें, बहुत डिटेल में बताया है मैंने आपको। तो आज के लिए इतने ही रखते हैं दोस्तों, मिलेंगे फिर कभी इसी इसी तरीके की मैराथन के साथ, वो भी नए अंदाज में और एक बेहतरीन तैयारी के साथ, यानी कि रिवीजन के साथ, क्योंकि यहाँ पे सिर्फ रिवीजन क्लासेस चल रही हैं। क्योंकि मैं यहाँ पे सिर्फ रिवीजन ही करा रहा हूँ दोस्तों, डिटेल में नहीं पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि समय अब इतना है नहीं डिटेल में पढ़ाने का। क्योंकि मुझे भी अटेम्प्ट करना है, आप ही के साथ साथ देखेंगे हम तो मैं कितना स्कोर कर पाते हैं, शायद पता नहीं एग्जाम में कब होगा। बहुत ज्यादा माइंड डिटेरोट मतलब इरिटेट चल रहा है इस टाइम। तो अपनी तैयारी को कंसिस्टेंसी जो आपकी है वो बस बरकरार रखना। अपनी तैयारी जो भी है, जो भी टाइम पीरियड ले रहे हैं आप, 8 घंटे 10 घंटे, तो उसको लगातार कंटिन्यू रखना दोस्तों, बस कहने का अर्थ यही है, तभी जाके हम कहीं ना कहीं अपनी लाइफ में सफल हो पाएंगे, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, थैंक यू एवरीवन। अच्छा, ये प्रॉब्लम हो गई इसमें यार।